आप सभी का रैमो विद टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। और मेरे साथ हैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से अभिषेक त्रिपाठी, जिनकी एसएससी सीजीएल 2018 में टियर 2 तक 584 आउट ऑफ 600 मार्क्स हैं, जो इंश्योर करता है कि इनकी बहुत अच्छी रैंक भी आने वाली है, उन्हें बहुत अच्छी पोस्ट मिलने वाली है। हर एक टॉपर की कहानी में बहुत कुछ सीखने के लिए छुपा होता है, राइट? तो इस शो का जो कहते हैं फॉर्मेट है वो यही है कि उन टॉपर्स से हर एक जानकारी कहीं ना कहीं हम लोग हासिल करें जो एस्पिरेंट्स के लिए मददगार हो सकती है। चलिए अभिषेक से मिलते हैं और अभिषेक से इनकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इतने शानदार मार्क्स लाने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। राइट। अभिषेक, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, देन क्या आपने सोचा था कि टियर 2 तक आपके इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और एक जो टॉप रैंक लाने का सपना सबका होता है वो आप आसानी से अचीव कर लोगे? सर, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब कहीं ना कहीं बहुत एस्पिरेशनल होते हैं कि हाँ, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जब इतना ग्रूसम प्रोसेस से गुजरते हैं तो लगता है लास्ट में कि अगर टियर 2 तक जब एग्ज़ाम होता है उसके 2-3 दिन पहले लगता है कि अगर ऑडिटर भी बन जाऊं तो भी बहुत है, मीन्स कोई एक जॉब मिल जाए। तो वो लगता था कि सब स्टार्टिंग से तो बहुत एस्पिरेशनल होते हैं, बट लास्ट में आते आते लगता है कि अगर जॉब भी मिल जाए बहुत है। सर, कभी ये नहीं सोचा था कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। राइट। तो ये आपका एसएससी सीजीएल में कौन सा अटेम्प्ट था? सर, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। और आपकी ग्रेजुएशन कब पूरी हुई? सर, इन 2017। किस स्ट्रीम में? सर, मैंने बीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पीपीएन कॉलेज कानपुर से। राइट। तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये पूछनी है आपसे अभिषेक कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, जो भी मेनली यूथ होता है एसएससी में जो सेलेक्ट होता है, जिसको लोग देखते हैं कि साइंस बैकग्राउंड का है, बीटेक है या फिर बीएससी है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बीए का बैकग्राउंड होना क्या आपके लिए कहीं ना कहीं एक रुकावट था आपके सिलेक्शन में, या फिर इट वाज ओके? सर, मुझे लगता है कि मेरा बीए होना मेरे लिए पॉजिटिव बहुत था, बिकॉज कहीं ना कहीं जीएस में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली बीए करने से। और मैथमेटिक्स, बिकॉज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है, तो मेरी 12th तक की तो पीसीएम था मेरा सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स अच्छा था, तो उसको इतनी ज़्यादा मैं रुकावट नहीं कहूँगा, क्योंकि बीए करने से मुझे लगता है मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला। कि आपको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में फेमिलियरिटी थी? बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियरिटी थी, और जीएस में, और क्योंकि सब बीए करते हैं तो थोड़ा-सा स्टडी आवर्स थोड़ा-सा बढ़ जाते हैं। मीन्स वैसे तो बीएससी में भी बढ़ते हैं, बीटेक में भी, बट बीए में भी जैसे लोग समझते हैं कि बीए थोड़ा-सा कमज़ोर होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बीए भी पढ़कर करते हो देन इट इज़ वेरी गुड, और आपको को जो एक्सपोज़र मिलता है वो ह्यूमैनिटीज़ में भी अच्छा होता है, एंड इट हेल्प्स इन जीएस ऑल्सो। राइट। बाकी आपकी जो बेसिक एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ टिल 12th, तो वो आप उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे मुझे अभिषेक? सर, आई वाज़ बोर्न इन लखनऊ। सर, बट जो मेरी एजुकेशन है वो फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12th, सर वो एक ही स्कूल में हुई, बैनर इंटर कॉलेज उन्नाव से ही। तो मेरी सर जो 12th तक की थी, सो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ 11th-12th में था, एंड 10th तक की मेरा जो 85% था, और 12th में इट वाज़ 84%। राइट। और पेरेंट्स के लिए आप किस तरह के चाइल्ड थे? पढ़ने वाले या शरारती? सर, मैं मतलब शरारती कहूँगा और थोड़ा-सा कामचोर कि सर, मैं सिर्फ़ जब एग्ज़ाम टाइम होता था, उसी टाइम काम चलाने के लिए पढ़ लेता था, कि पेरेंट्स को लगता था कि मतलब एकदम लास्ट में भी ना रहे, तो मेरा कोई फर्स्ट आने का ड्रीम नहीं रहता था कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। मुझे बस ये था कि एक ठीक-ठाक रैंक आ जाए, तो मैं क्लास में टॉप 10 में से 30 की स्ट्रेंथ होती थी, तो मैं कोशिश करता था टॉप 10 में आ जाऊँ। तो जब एग्ज़ाम होता था, उससे थोड़े दिन पहले से पढ़ लेता था, ताकि एक काम चलाऊ सा हो जाए। तो आपने मतलब कभी स्कूल में टॉप ऑफ नहीं किया? नो सर, मेरा भी ऐसे इच्छा बहुत होती थी कि मैं कभी भी फर्स्ट आऊँ, बट फ्रॉम नर्सरी टू 12th में कभी फर्स्ट नहीं आया सर। तो पड़ोसी परेशान नहीं करते थे कि आपका बेटा कभी फर्स्ट नहीं आता है? नो सर, पड़ोसी परेशान नहीं करते थे। हालाँकि सर, जब मैंने 12th के बाद बीए करने का सोचा, तो सर काफ़ी लोगों ने, पापा के फ्रेंड्स ने और मेरे मतलब रिलेटिव्स तक ने ये बोला कि बीएससी क्यों नहीं कर रहा है, बीए क्यों कर रहा है? बीए मतलब सर, अभी भी मतलब बीए को, बैचलर ऑफ आर्ट्स को इतना ज़्यादा, खासकर टाउन्स में इतना सर देखते हैं कि मतलब बीए है तो अच्छा नहीं, कोई भी बीए कर सकता है, बट इट इज़ नॉट द केस। राइट। अभिषेक, अब मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि आपके जो टोटल मार्क्स है ना, इनको थोड़ा बाइफरकेट करके टियर वाइज बताओगे आपके कितने मार्क्स आपके हैं? सर, टियर 1 में मेरा जो रॉय स्कोर था वो 179 था, जो कि नॉर्मलाइज़ होके 206 हो गया था। एंड इन टियर 2 सर, मेरा रॉय स्कोर मैथमेटिक्स में 180 था सर, जो कि नॉर्मलाइज़ होके 179.5 हो गया था। और इंग्लिश में 192.5 वाज़ रॉय स्कोर,
जो कि नॉर्मलाइज होके 198 हो गया है। राइट, वेरी गुड। अभिषेक, एक क्वेश्चन और कि जब प्रीलिम्स में आपके 200 में 206 नंबर आए तो कैसा लगा? आपने घर पे बताया कि मेरे 100% से ज़्यादा नंबर हैं? सर बहुत ज़्यादा लोग तो सर सबसे पहले तो खासकर सभी को ये एक्सप्लेन करना पड़ा कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज सभी को ही सब कोई ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि क्या 200 में 206 एम आई फूल। तो सबको लगता था बेवकूफ़ मत बनाओ, जो सही है वो बताओ। तो सबको पहले बताना पड़ता है कि इतने सारी शिफ्ट्स में एसएससी एग्ज़ाम 42 शिफ्ट्स में होता है, तो कुछ शिफ्ट्स कठिन होती हैं, कुछ सरल होती हैं, तो नॉर्मलाइज स्कोर है ये। तो सर फिर सबको समझाना पड़ता था, बट इट वॉज अ नेवर एक्सपेक्टेड कि 200 में 206 मार्क्स भी आ सकते हैं। राइट। प्रीलिम्स में तो अच्छे मार्क्स लाने के बाद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस काफ़ी पीक पे जाता होगा कि अब तो मेंस में अगर अच्छा कर लेंगे तो रैंक तो टॉप पक्की है। राइट, वेरी गुड। अभिषेक, सबसे पहली बात मुझे जो जाननी है कि वाई एसएससी सीजीएल, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबके लिए होता है एस्पिरेंट का, कि वो क्या मोमेंट था व्हेन यू डिसाइडेड कि मैं जा रहा हूँ एसएससी की तैयारी करने? सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो सेकेंड ईयर में मैंने एसएससी सीजीएल के बारे में कोरा पे पढ़ा था। तो सर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और डिग किया इस सब्जेक्ट को, तो मालूम पड़ा कि सर बहुत ही अच्छा है। मीन्स अगर आप यूपीएससी के बाद देखें तो गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए एसएससी एग्ज़ाम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है एक एस्पिरेंट को। तो सर फिर वहाँ से ही, बट क्योंकि बीए किया हुआ था तो मेरा इंक्लाइनेशन हमेशा से यूपीएससी की तरफ था। सो सर मेरा 2017 में ग्रेजुएशन हो गया, एंड फ्रॉम जुलाई 2017 टू मार्च 2018 मैंने यूपीएससी की ही प्रिपरेशन करी। बट सर वहाँ पे एक ऐसी स्टेज आई जब मुझे लगा कि मैं वो एफर्ट नहीं दे पा रहा हूँ जो एक यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा लेजीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन भी कह सकते थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ बैकअप होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी इज़ अ अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बैकअप होना चाहिए। सब फिर मुझे लगा कि एसएससी इज़ द राइट चॉइस। मैं पहले यहाँ पे आता हूँ और फिर उसके बाद अगर मेरे अंदर उतनी स्ट्रेंथ होगी मुझे यूपीएससी करने की तो मैं फिर करूँगा। सर फ्रॉम April 1, 2018 आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी। ओके, सो ये स्पेसिफिक डेडिकेटेड नाउ एसएससी सीजीएल? यस सर, नथिंग एल्स, नॉट नो यूपीएससी, नथिंग एल्स, ओनली एसएससी सीजीएल। तो उसके पहले आपने एसएससी के लिए कोई पढ़ाई नहीं करी थी? नो सर। राइट। सो पहली बात मुझे अभिषेक ये जाननी है आपसे कि हाउ डिड यू स्टार्टेड, बिकॉज जब भी एक एग्ज़ाम होता है तो पहला स्टेप क्या होता है कि सिलेबस देखना, फिर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि राइट सोर्सेज को पता करना। कई चैलेंजेस अब ये हो गए हैं कि एक समय था जब रिसोर्सेज नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा है। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोज़, इतने सारे टीचर्स, व्हाट टू स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हो गया व्हाट नॉट टू स्टडी। हाउ डिड यू फिगर आउट कि मुझे क्या पढ़ना है? कैसे आपकी तैयारी शुरू हुई? थोड़ा सा जनरल में बताएं, फिर मैं आपसे सब्जेक्ट वाइज भी ये बातें पूछूंगा। सर सबसे पहले जब सर शुरुआत करी तो कोरा पे थोड़ी सी हेल्प ली। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपनी कुछ रिसोर्सेज बताए। तो सर वहाँ से एक फिगर आउट किया कि जीके में लूसेंट बुक है, इंग्लिश में नीतू सिंह मैम की एक बुक आती केडी कैंपस वॉल्यूम 1 करके, वो है। और मैथमेटिक्स में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया जो पहले से ही यहाँ पे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किरण की जो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। तो सर एक मतलब फ्रेंड से और कोरा पे सर्च करके मैंने कुछ रिसोर्सेज फाइनलाइज किए, क्योंकि सब वो जो टाइम था बहुत अनसर्टेन था। अप्रैल में ही सर नोटिफिकेशन आई थी कि जुलाई में एग्ज़ाम होना है। सो आई हैड ओनली 3.5 मंथ्स। सर उस 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की जा सकती थी। सो आई थॉट कि चलो 2019 करेंगे अच्छे से, तो 2018 को गिव इट अ शॉट। सो उसके लिए फिर 2018 के लिए मैं सोचा कि प्रीवियस ईयर कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है। टीयर 1 में सर कहीं ना कहीं टारगेट बनाया कि अगर 160 मार्क्स भी आ जाते हैं देन आई कैन फाइट फॉर मेंस। तो सर फिर उस 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी में सबसे पहले सर किरण की जो बुक है प्रीवियस ईयर मैथ्स में वो लगाई। सर इंग्लिश में क्योंकि सर बीए था मेरा और इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड भी था 12th तक की, बट वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सर बीए में मेरा एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी था। तो सर इंग्लिश में मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ ड्यूरिंग ग्रेजुएशन हो गई थी, उसमें इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। और सर जो रीजनिंग थी वो भी क्विजेज से आ गई। तो सर मैथ्स और सर जीएस में भी थोड़ी बहुत पकड़ थी। तो सर ये लग रहा था कि हाँ प्रीलिम्स में ठीक ठाक स्कोर हो सकता है। तो मैथ्स में आपने किरण के अलावा कुछ नहीं किया? सर उन 3 महीनों में सर एक और बुक आती थी फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, वो भी अरिहंत पब्लिकेशन की थी। तो सर किरण डायरेक्टली तो लगा नहीं सकते थे, हालांकि वो सर जो भी बेसिक इंस्टिंक्ट था अरिथमेटिक में भी चल जाता है, बट सोचा कि कुछ थोड़ा सा वाइज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सर उसके लिए सर वो बुक पढ़ी थी और
बेसिकली तो सर किरण पे ही फोकस था, उसके सर सारे क्वेश्चन वन गो में मैं कोशिश करता था कि एक चैप्टर वाइज सर टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस लगा लूं। राइट। तो यूजुअली देखिए 18 की अगर बात करें तो बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियोस थे, तो आपने उसको कवर करने के लिए यूट्यूब के वीडियो शुरुआत में नहीं देखे कि पहले थियरी वहाँ से कवर करते हैं फिर क्वेश्चंस लगाते हैं? नो सर, वहाँ से सर ये फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा नहीं किया था सर, क्योंकि कोशिश करी थी कि वहाँ से करें, लेकिन फिर जब ये टाइम लिमिट बढ़ती गई तो सर मेरी स्ट्रैटेजी मतलब खासकर जो प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें ड्रॉबैक यही था कि सर मुझे कभी मेंटली 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम ही नहीं मिला। जब जुलाई आई तो हुआ कि अब वेंडर फाइनलाइज हो जाएगा, अब नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, इट वॉज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। तो सर खासकर जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे उसमें नहीं सर, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे हेल्प लिया। तो ये डिले हो रहा था तो आप खुश हो रहे थे कि दुखी थे? उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बिकॉज मुझे टाइम मिला। कहीं ना कहीं सर मेरे लिए आई वॉज द मोस्ट वल्नरेबल, बिकॉज पीपल हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरी अर्ली। सो मुझे अगर टाइम मिल रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और सर मैं तो चाहता ही था कि थोड़ा और डिले हो जाए। ओके, और डिले भी चाह रहे थे? Yes, क्या sir. करना चाह रहे थे? सर वैसे तो एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते अपनी प्रिपरेशन से। अगर मार्च में सर उसके बाद भी हुआ तो तब भी मन में रहता है कि थोड़ा और 15 दिन मिल जाते, बट सर वो बाद में रियलाइज़ हुआ कि योर जो प्रिपरेशन इज़ नॉट 100% कंप्लीट एनी टाइम। राइट। तो अभिषेक, आपको फिर अप्रैल से डिले होते जून तक आपको एक साल से ज़्यादा का टाइम मिला? एक साल से ज़्यादा का टाइम मिला। तो इस एक साल के पीरियड में आपकी पढ़ाई लगातार कंटिन्यूअस थी या बीच में आपने लंबे गैप भी लिए कि एग्जाम गैप ले रहा है तो हम भी गैप लेते हैं, ऐसा कुछ हुआ? नो सर ये मतलब अच्छी बात थी बाई गॉड्स ग्रेस की सर, मुझे लगा कि टाइम मिल रहा है तो मैंने उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे इतना टाइम मिल रहा है सो आई शुड यूटिलाइज इट। सो इट वाज सर कंसिस्टेंसी बनी रही। और सर बीच में जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, दे सजेस्टेड मी कि वीडियो का सर उस वक्त कई सारे आए, RPF SI, दे सजेस्टेड मी फिल दैट फॉर्म वीडियो, बट RO ARO सर बहुत सारे स्टेट में, तो बट आई थॉट कि ये सही टाइम नहीं है, तो दूसरे एग्जाम्स की तरफ भागने से बेहतर है, मैंने सोचा कि सिर्फ एक ही एग्जाम पे सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए, तो शायद मेरे लिए चांसेस ज़्यादा होंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के। ठीक है। तो अभिषेक, अभी मैं अप्रैल से लेके जून तक के पीरियड की अब बात करूंगा ब्रॉडली। इस के दौरान जो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी थी, क्या इसके लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी ऑफलाइन या ऑनलाइन, या फिर प्रीलिम्स टियर 1 आपने सेल्फ स्टडी से दिया? नो सर, वह कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, बिकॉज सेल्फ स्टडी से मुझे लगा कि एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। बिकॉज कोचिंग सर मैंने जब गया तो देखा वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। सो आई थिंक कि उससे बेहतर है कि मैं सेल्फ स्टडी ही करता, तो मैंने सर सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। एंड उसके बाद क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेज की हेल्प ले रहा था तो सर फिर यूट्यूब पे भी धीरे धीरे हेल्प से शुरुआत करी, तो सर मुझे लगा कि आई विल सफाइस। राइट। तो अब मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल पूछूंगा कि इस पूरे एक साल से ज़्यादा का जो पीरियड आपको प्रीलिम्स के पहले मिला उसमें आपने क्या क्या किया। स्टार्टिंग फर्स्ट जीएस की तैयारी आपने कैसे करी, किन किन सोर्सेज का यूज़ किया, उसके बारे में बताएं। सर जीएस इज़ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन, और इसमें आप कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन अगर आपका सर थोड़ा बहुत लक भी मैटर करता है, तो सर इतना ज़्यादा टाइम मिलने की वजह से जीएस को मैंने वैरिड सोर्सेज से किए। जैसे सर हिस्ट्री और पॉलिटी, बिकॉज मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी तो उतना ज़्यादा नहीं, तो लूसेंट वॉज सफिशिएंट इन हिस्ट्री एंड पॉलिटी सेक्शन। सर उसके अलावा जो ज्योग्राफी थी उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प मैंने यूट्यूब की भी ली, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट होता है, वो सिर्फ आप लूसेंट से कवर नहीं कर सकते। एंड सर इसके अलावा सर जो इकोनॉमी सेक्शन था वो सर एक प्रतियोगिता मंत्रा अनअकैडमी पे एक चैनल है, उनके इकोनॉमी के लेक्चर्स मतलब एसएससी के लिए बहुत अच्छे थे। रोज़ 15 मिनट लेक्चर, और उन्होंने एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए थे, तो सर इकोनॉमी मैंने वहाँ से करी थी। और सर इसमें जो मेजर पोर्शन जीएस के 25 क्वेश्चन में साइंस का बहुत बड़ा एक वेटेज रहता है, तो सर मैंने साइंस की एक फिर अलग बुक खरीद ली थी, लूसेंट की ही जनरल साइंस आती है सर, उसमें सर फिज़िक्स थी, तो फिज़िक्स मैंने किया वहाँ से सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स ही किया, तो लूसेंट जनरल साइंस से किया। और बायोलॉजी जो सेक्शन था सर उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल खुशबू चतुर्वेदी मैम का था, उससे बायोलॉजी पढ़ी, और लूसेंट से। तो सर लूसेंट की भी काफ़ी सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज पूरी लूसेंट इज़ नॉट यूजफुल फॉर एसएससी सीजीएल। तो सर यही ब्रॉडली यही सोर्सेज थे। करंट अफेयर्स सर एक सोलली फ्रॉम यूट्यूब।
सर करंट अफेयर्स के लिए एक जीके टुडे का था सर। उसके मैंने क्या किए थे कि वो जो जब उनके सर वो जब यूट्यूब पे वो चलाते थे वीडियोस, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था। सो अराउंड फिर मैंने उन स्क्रीनशॉट को मंथ वाइज कर लिया अपने ही फोल्डर बना के फ़ोन में। सो आई यूज टू जस्ट स्क्रॉल डाउन देम, फ़ोन पे ही देख लेता था। तो सर वो मल्टीपल रिवीजन और स्पेस्ड रिवीजन से सर हो गया था। ओके, तो करंट अफेयर्स आपने यूट्यूब से ही मेनली कवर सिर्फ किया। और सिर्फ यूट्यूब से, एंड सर वो इट वाज सफिशिएंट एज वेल। सर मैंने सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में कर लिए थे। और सर जो मतलब एक लूसेंट में सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मतलब रिटेन कैसे करें जो फैक्ट्स वाला होता है सर, तो उसमें सर आई विल सजेस्ट मल्टीपल एंड स्पेस्ड रिवीजन इज़ द की। आप बार बार रिवाइज करेंगे तो और उससे बहुत बेहतर हो जाएगा अगर मतलब मल्टीपल रिवीजन करना है। अब जीएस में बेशक कुछ और एरियाज हैं, जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में इस बार क्वेश्चंस भी काफ़ी आए प्रीलिम्स में, राइट? डिड यू प्रिपेयर, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लेते हैं या फिर नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, करेंसी एंड ऑल कुछ तैयार किया था आपने? सर ये जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ की करेंसीज एंड कैपिटल, और वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे कि सर कुछ इवेंट्स हैं जो बहुत, जैसे वर्ल्ड वॉर्स आर इम्पॉर्टेंट, वो कभी भी पूछे जा सकते हैं और शायद मतलब ना भी पूछे जाएं। तो सर जीएस सेक्शन को एक और चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ओवरडू भी नहीं करना है, बिकॉज शायद मुझे लगता है अगर वो उन्होंने पाकिस्तान का कल्चर पूछा तो मैक्सिमम एस्पिरेंट नहीं बता पाएंगे। सर फर्स्ट में मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी ये होनी चाहिए कि हमें उन सारे एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के बराबर आना है, फिर अगर जो ऐड ऑन है वो बाद में कर सकते। सर वी हैव टू एट इक्वल पार विद देम। तो सर मुझे ऐसा लगा कि ये सर वो तो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल था। सर मैं डर भी गया था। मेरा जो था वो 13th को था एग्ज़ाम, और सर 4th और 5th और 6th की शिफ्ट में सर जीएस ऐसी आने लगी, तो सर बहुत ज़्यादा डर था कि शायद मैं जीएस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं नहीं कर पाएंगे, राइट? एक चीज़ और पूछनी है मुझे कि जीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना रोल है उस प्रिपरेशन में, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं। सर वैसे तो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए। और सर उसके लिए मैंने एक बुक खरीदी थी, बट सर लिथार्जी की वजह से मैं वो बुक कभी नहीं कंप्लीट कर पाया सर, शुरुआत भी नहीं कर पाया। सर उसके लिए मुझे सबसे अच्छा सा सोर्स लगा अड्डा 247 की क्विजेज़। सर वो चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्विजेज़ थी, एंड सर दे कवर्ड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और क्योंकि 1.5 ईयर का जो ये टाइम पीरियड था, तो इसमें वो क्विजेज़ करके ही पूरा सफाइस हो गया था। मीन्स मुझे और कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार हो गए। उसमें बहुत बढ़िया। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, रीजनिंग। ऑफन ज़्यादा लोग इसकी तैयारी नहीं करते हैं, कहते हैं कि आसान है काइंड ऑफ दैट। आपने रीजनिंग के लिए क्या किया, कैसे उसकी प्रैक्टिस करी? सर सबसे पहले तो मतलब जो ये पूरी प्रिपरेशन के टाइम सर जब मैंने शुरुआत करी तब एक मॉक दिया था सर, उसमें आई स्कोर्ड अराउंड 79 मार्क्स। तो उसमें जीएस में भी कम था, रीजनिंग में भी कम था स्कोर। तो सर उसमें फिर देखा कि रीजनिंग सर मैंने अड्डा की क्विजेज़ बहुत ज़्यादा दी। सर मैंने मॉक्स कम दिए हैं बट क्विजेज़ बहुत ज़्यादा दी। मैं सर डेली के डेली अराउंड 8 to 10 क्विजेज़ तक दे देता था। तो उसमें रीजनिंग की भी होती थी, मैथ्स, इंग्लिश एंड ऑल जीएस पार्ट सब्जेक्ट वाइज, तो सर सारी देता था। सर रीजनिंग में भी यही था कि मैंने क्विजेज़ बहुत ज़्यादा दी। कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिनकी हेल्प मैंने यूट्यूब पे ली। सर एक ग्रेड अप पे नेहा जोशी मैम रीजनिंग पढ़ाती हैं। सब कुछ बहुत ही छोटे टॉपिक्स थे सर, जैसे कैलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, सिलॉगिज्म हो गया। सर ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने वहाँ से किए थे। राइट। तो ओवरऑल आपने जीएस में तो ओवरऑल आपने रीजनिंग में भी यूट्यूब की हेल्प ली और मेनली क्विजेज से आपका तैयार हो गया। सर रीजनिंग वाज दी मतलब इट इज़ अ ईजी थिंग टू स्कोर। अगर आप, क्योंकि एसएससी की रीजनिंग और बैंकिंग की रीजनिंग में बहुत डिफरेंस होता है, तो सर रीजनिंग पे आप कम एफर्ट में भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। राइट, वेरी गुड। अभिषेक अभी बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। जैसा आपने बताया कि इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी था, पहले भी आप इंग्लिश मीडियम से थे, बट स्टिल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है एंड टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। 1 by 1 बात करेंगे। सबसे पहले वोकैबुलरी की, कैसे आपने इम्प्रूव किया? सर वोकैबुलरी के लिए सर पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, वर्ड पावर मेड ईजी। सर मुझे लगता है वो काफ़ी रेलिवेंट बुक है एसएससी सीजीएल के लिए भी। सर उसके बाद मैंने सर जब ड्यूरिंग प्रिपरेशन वोकैबुलरी सब बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में उसका वेटेज भी, उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत होती है। तो सर वोकैब के लिए एसपी बख्शी सर बहुत ही डिटेल्ड वोकैब है उसकी। अगर कोई एसपी बख्शी और केडी कैंपस वॉल्यूम 1 की वोकैब कर लेता है तो सर उसने मेजर वोकैबुलरी, बिकॉज दीज बुक्स कवर प्रीवियस ईयर ऑल्सो। तो अगर कोई ये वोकैब कर लेता है तो ये सफिशिएंट होती हैं एसएससी के लिए। सर इसके अलावा एक एमबी पब्लिकेशन बुक आती है सर, उसमें जो प्रीवियस ईयर की वोकैब को सर उन्होंने
तो स्टार्टिंग में जो मेन उनका प्रीवियस ईयर है उसके पहले उन्होंने वोकैब के काफ़ी सारे सेक्शन दिए हैं, जिसमें इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब एंड प्रीपोजिशन ऑल दे कवर। तो सर वो वहाँ से मैंने किया सर। इतना ही, इसी को करने में सर जो 1.5 ईयर, जो मतलब 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम मिला, इतना ही करने में सर इसका मल्टीपल रिवीजन करने में ही वो चला गया, बिकॉज टू रिटेन दी वोकैबुलरी इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। राइट, तो रिटेंशन दिस इज अ बिग इशू। बिग इशू। कुछ स्पेशल किया आपने टू रिटेन द वर्ड्स फॉर द लॉन्गर पीरियड? यस सर। सर एक चीज़ करी थी मैंने, गूगल कीप एक ऐप होता है, जैसे सर बहुत सारे आते हैं एवर नोट एंड वन नोट, वैसे एक गूगल कीप नाम का सिंपल ऐप होता है। सर मैंने वो इंस्टॉल किया और सर जो वर्ड्स मुझे नहीं आ रहे थे इजीली, जो रिटेन नहीं हो रहे थे, सर मैंने उन वर्ड्स को वहाँ पे लिखा, थोड़ी सी दूरी पर उसकी मीनिंग लिख लिया। तो सर व्हेन आई यूज्ड टू स्लीप एट नाइट, सर उससे पहले मैं वो वर्ड्स को एक बार अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करता था। सर अर्ली मॉर्निंग सर उठ के भी, सुबह सुबह उठ के, क्योंकि फ़ोन सुबह सुबह उठ के मेरी आदत थी नींद खोलने के लिए फ़ोन चलाना, सर उसमें सबसे पहले मैं वही गूगल कीप के अपने नोट्स खोलता था, उन्हीं वर्ड्स को रिकॉल करने की कोशिश करता था। सर उससे हुआ ये कि सर वो सारे वर्ड्स मुझे धीरे धीरे सर काफ़ी हेल्प मिली मुझे उन वर्ड्स को रिटेन करने में। सर तो थोड़ा सा इनोवेटिव था। और सर दूसरा था कि सर जैसे जो वर्ड्स नहीं आते थे, जैसे सर मैंने ईडियम्स के लिए किया था, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा भी गूगल करें, जैसे कुछ एक ईडियम्स होते हैं, जैसे कि थ्रो द गॉन्टलेट, पिक अप द गॉन्टलेट, रन दी गॉन्टलेट। तो सर एक गॉन्टलेट से काफ़ी सारे वर्ड्स रिलेटेड, अगर हम इनका मीनिंग देख लें, सर एक मुझे याद है था कि रन रफ शॉर्ट ओवर। सर इट वाज, उसका मीनिंग होता है कि किसी को बहुत कंटेम्प्ट के साथ डिसरिगार्ड करना। सर जब इसकी मीनिंग देखी कि पहले ऐसा होता था कि जो घोड़े होते थे उनके नीचे एक रफ शॉट होती थी, उससे रन कर देते थे जिसको सज़ा देनी होती थी। सो इट वाज लाइक दैट कि अगर आप थोड़ा सा भी किसी चीज़ से रिलेट कर जाओ, सर मैंने इडियम्स में ऐसा बहुत किया था। और सर कभी कभी ये कि जैसे एक हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वो काफ़ी बार आते हैं, तो अब बर्ड ऑफ पैसेज, सर उससे आप उन्हें रिलेट कर लो। सर इडियम्स में मैंने काफ़ी सारे ऐसे निमोनिक्स बनाए थे। और वोकैब को रिटेन करने के लिए मैंने गूगल कीप के नोट्स का सहारा लिया। एंड मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल एंड स्पेस रिवीजन बहुत ज़रूरी है जीएस और वोकैब को रिटेन करने के लिए। और कुछ डायनेमिक वोकैबुलरी के लिए भी आप कर रहे थे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या नॉवेल्स पढ़ रहे हैं और वहाँ से वर्ड निकाल रहे हैं और लिख रहे हैं? सर 2 बुक्स मैं सजेस्ट करूँगा। सर एक तो है दी मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा, और सर दूसरी बुक है महात्मा गांधी की माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। सर जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, सर ये तो जैसे लगता है एसएससी के लिए ही बनी हुई है। सर उसमें उन्होंने बहुत सारे इडियम्स यूज़ करें, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करें, और सर उसका एक चैप्टर 2 या 3 पेजेस का ही होता है। तो सर मैं तो सभी को सजेस्ट करूँगा इन दोनों बुक्स को। तो सर जो मॉन्क ही सोल्ड हिज फरारी है, सर वो बुक से आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है। इट इज़ अ सेल्फ हेल्प बुक, और सर उसमें भी वर्ड्स मिल जाते हैं आपको। सर मैं डायनामिक वोकैबुलरी ऐसे ही कर रहा था। राइट, नॉवेल्स या बुक्स पढ़ रहे हैं आप? राइट, कितनी नॉवेल्स पढ़ी होंगी आपने इस प्रोसेस में पूरा? सर यही एक थी मेरी, सर ये वाली बुक थी, और गांधी जी वाली बुक थी सर, वो ख़त्म भी नहीं कर पाया था। ओके, बट उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती थी सर। उसके जो इडियम्स होते थे वो बहुत, मतलब गांधी जी यूज्ड टू राइट, शायद जिसने ट्रांसलेट करी है वो उन्होंने एसएससी के पर्सपेक्टिव से ही ट्रांसलेट करी थी उस बुक को। राइट, नेक्स्ट थिंग, ग्रामर। हाउ डिड यू प्रिपेयर ग्रामर? सर ग्रामर आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम नीतू सिंह केडी कैंपस बुक वॉल्यूम 1। शी इज़ द राइटर। एंड सर ग्रामर उसमें आई थिंक इट इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट सोर्स। सर उसी को सर जब मैंने डे 1 से स्टार्ट किया था, उन्हीं की एक्सरसाइजेज, और सर टियर 2 तक मल्टीपल रिवीजन उस बुक का कॉन्टिन्यूसली चलता रहा, इंक्लूडिंग एसपी बख्शी। सर उसके जो वोकैब थी उसका भी रिवीजन चलता रहा। सर इट वाज लाइक डेली रूटीन था, जैसे आपका खाना खाना ज़रूरी था वैसे ही ग्रामर के रूल्स। क्योंकि सर जब आप एक बार पढ़ लेते हो, 2 बार पढ़ लेते हो, तो तीसरी बार में फिर वो सर 15 मिनट्स में ही आपका पूरा चैप्टर हो जाता है। और वो रूल्स जो लर्न करने की प्रॉब्लम सर स्टार्टिंग में नहीं होते, उसके बाद सर उसके पीछे की जो एक्सरसाइजेस थी उस चैप्टर के पीछे की, सब वो एक्सरसाइजेस किया, वो भी हो गया सब। फिर ग्रामर को रिटेन करें सर, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर। सर उसमें जो एरर पोर्शन है सर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इन दोनों के लिए बहुत ही, इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो सर अगर ये 4 बुक्स हैं बेसिकली एसएससी में, अगर इन चारों को कोई कर लेता है, देन ही कैन ईजिली स्कोर 40+ इन प्रीलिम्स एंड 175+। सर द फर्स्ट इज एसपी बख्शी, द सेकंड इज मिरर ऑफ कॉमन एरर, केडी कैंपस वॉल्यूम 1,
एंड एमबी पब्लिकेशन फॉर प्रीवियस ईयर। इन 4 बुक्स को अगर करते हैं हम सर और इन 4 को रिलीजियसली करते हैं तो मोर इट देन विल सफिशिएंट, पे ऑफ। राइट। इसके बाद मैं आपसे अभिषेक पूछूंगा कि जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, पैराजम्बल्स हैं, क्योंकि नरेशंस चैलेंजिंग नहीं है उसकी तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा, बट कमिंग टू दीज 2 सेक्शंस, जैसे एक क्लोज टेस्ट हो गया आपका, ये 3 सेक्शंस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट और आपका पैराजम्बल्स, इसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक तैयारी करी? सर कॉम्प्रीहेंशन इज़ अ पोर्शन की, उसीलिए से मैंने वो जो नॉवेल सजेस्ट करे हैं सर, बिल्कुल आपको जो अच्छा लगता है आप वो पढ़ें, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है ताकि आपका कॉम्प्रीहेंशन बिल्डअप हो सके। सर वो गांधी जी की बुक भले ही पढ़ने में अच्छी ना हो, बिकॉज सर उससे वोकैबुलरी हमारी इंप्रूव हो रही, और एग्जाम में टियर 2 में कैसा भी कॉम्प्रीहेंशन, जैसे सर इस बार कोई भी चीज़ अगर इंग्लिश टियर 2 में अच्छी थी तो वो कॉम्प्रीहेंशन थोड़े कुछ लेंदी थे, वही कुछ अच्छे थे, तो कॉम्प्रीहेंशन तो कोई भी आ जाएगा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सर उसको अगर आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, इवन न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है, आप वो पढ़ सकते हैं, तो वो फिर कॉम्प्रीहेंशन तो वैसे ही बिल्ड होगा। उसके अलावा सर पैराजंबल के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर सर वो ऑनलाइन बुक डाउनलोड कर ली थी, वो एक किरण की आती है, क्योंकि वो उसमें सर चैप्टर वाइज पैराजंबल थे। सर वो पैराजंबल ही एक ऐसा टॉपिक था सर जो गलत हो रहा था, क्योंकि लगता कुछ है और कि ये ऑप्शन होंगे लेकिन हो कुछ और जाते थे सर, सिर्फ उसको। और सर ये 3 टॉपिक थे जो टियर 2 स्पेसिफिक हैं। मेरी बाकी पूरी की जो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी थी वो इंटीग्रेटेड थी, तो मैं इसलिए करा था ताकि मुझे टियर 2 में मैथ्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो इंग्लिश की एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी थी। बट ये जो 2-3 टॉपिक्स थे इनके लिए सिर्फ टियर 2 में एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ा था। आपके रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग करते थे अंडरस्टैंडिंग के लिए? सर मेरी सर ग्रेजुएशन में तो ये आदत थी और प्रीलिम्स के टाइम पर किया था सर, लेकिन मेंस के पहले जो 3 मंथ्स थे वो छोड़ दिया था उसको। अखबार नहीं पढ़ रहे थे तब आप, राइट? सर कुछ जैसे कि चलते फिरते एडिटोरियल पढ़ लिया सर, वैसे एडिटोरियल ही ज़्यादातर थोड़ा बहुत अगर मैं देखता था, तो जो रेगुलर में से पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल एक ऐसी चीज़ तो पढ़ लेते थे। राइट। नेक्स्ट सेक्शन मैथ्स, राइट, जो आज की डेट में एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा उसी के बारे में सुनना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ द डायनेमिक नेचर कि 17 में कुछ और, 18 में कुछ और, फियर का माहौल, तो इट बिकम्स मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। अभिषेक, अप्रैल 2018 से लेके जून 2019 तक मैथ्स की प्रिपरेशन स्टेज वाइज आपने करी तो कैसे करी, क्योंकि एग्ज़ाम डिले हो रहे थे, प्रिपरेशन आपकी स्टेज में चली। पहली बार आपने बताया था किरण आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रिलाई किया और उसको किया। नाउ जब टाइम और मिलता गया तो मैं चाहता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपने रेफ़र करी उसके बारे में बताएं। क्या आपने अपनी अप्रोच करेक्शन के लिए भी कुछ काम किया? व्हाट डिड यू डू? आपने जो कुछ भी किया सब कुछ बताइए। सर सबसे पहले तो सर मैं आई वॉज लिविंग इन अ फैलेसी कि मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो भ्रम सर 12th में ही थोड़ा बहुत टूट गया था। और उसके अलावा सर मेरी जो मैथ्स जो ज्योमेट्री सेक्शन है सर, आई एम वीक, बचपन से ही मेरी ज्योमेट्री बहुत वीक थी। मेरे हमेशा जो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में, मैथ फर्स्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, मैथ्स 2 में ख़राब आते थे सर। ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि मुझे मैथ्स में कुछ भी करके अच्छा स्कोर करना है। सो फर्स्ट 3 मंथ्स में सर मेरी अरिथमेटिक सेक्शन अच्छा था, तो वो मैंने बिना किसी और अप्रोच के ही, अपने ही बेसिक अप्रोच से मैं वो किरण को कर ले गया था सर। फिर जब टाइम और मिला सर, मैंने दूसरी बुक ली राकेश यादव की क्लास नोट्स, ऐसे मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया, मैंने लिया, तो वो बुक मुझे अरिथमेटिक पोर्शन उसका काफ़ी अच्छा लगा। और फिर जब ये हो गया तो फिर मैंने सर दिसंबर में सर, क्योंकि 2017 में जो एडवांस मैथ्स थी वो बहुत ही अच्छी आई थी, अच्छी कहेंगे सर उसे, टफ नहीं, क्योंकि मैंने बाद में सर आपने जो उसके सॉल्यूशन कराए थे तो मैंने वो उसकी पीडीएफ डाउनलोड करी थी। इट वाज अराउंड 44 MB की पीडीएफ थी। उसमें सबसे अच्छा ये होता था कि मुझे जो क्वेश्चन नहीं आता था मैं उसे ही क्लिक करके डायरेक्टली वीडियो लिंक पे पहुंच जाता था। तो सर वो उतना टफ नहीं था, लेकिन सर उस टाइम मुझे लगा कि एकदम बहुत मार्केट में उसका एक बहुत फियर का एटमॉस्फेयर बनाया गया, शायद बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए किसी की स्ट्रैटेजी हो। तो सर उसी आई फेल इन दैट ट्रैप, एंड मैंने दिसंबर में एक बहुत ही उस वक्त हाइप चल रहा था, एक कोचिंग ज्वाइन करी सर। बट मैंने उस कोचिंग को ख़रीदा और सर मैंने फिर देखा तो आई फेल्ट बिट्रेड, क्योंकि सर उसमें बहुत ज़्यादा मीन्स ओलंपियाड तक के क्वेश्चंस उन शीट्स में थे। तो मुझे लगा कि ये तो नहीं हो सकता सर, बिकॉज 80 आवर्स में एक कंटेंट सर हो रहा था, तो मुझे लगा शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी था। तो फिर मैंने उस कोचिंग के वो ख़रीद लिया था, बट मैंने उसे बिल्कुल नहीं पढ़ा सर। उसके अलावा फिर मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स की हेल्प ली, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने अभिनय शर्मा सर को और फिर उनके नोट्स भी बना लिए, बिकॉज नोट्स बनाने से आपको दोबारा रिवाइज करने में आसानी रहती है सर। पवन राव सर से मैंने ज्योमेट्री करी थी सर। मेंसुरेशन पे आपने डेडिकेटेड वीडियोस कुछ बनाए हुए थे, मैंने वो करे थे।
और उसके अलावा सर अरिथमेटिक को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने क्वांटम कैट बुक परचेज़ करी थी और उसके लेवल 1 तक के क्वेश्चंस टियर 1 से पहले लगा लिए थे। बिकॉज सर वो लेवल 1 जो होता है सर, वो क्वांटम कैट को सर कहते हैं, बट उसमें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं और लेवल 1 तो एसएससी के बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है। तो वहाँ तक मैंने टियर 1 से पहले इतना किया था। राइट। और इसमें मैथ्स की तैयारी में आपका रिवीजन का प्रोसेस क्या था? ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा कि लेट्स से मैं एक टॉपिक अगर पिक करता हूँ, कोई भी टॉपिक, मिक्सचर एंड एलिगेशन, राइट? सो उस मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक में क्या प्रोसेस था आपको कि वो टॉपिक जब आपको लगेगा कि मेरा पूरा तैयार हो गया? सर सबसे पहले तो जैसे कि किरण प्रीवियस ईयर किया, तो क्योंकि पहली बार जो सर जब किया था तो मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि ये वाला सेम है तो नहीं करना सर, जस्ट टू गैदर कि मतलब ये मेरा फ्लो एकदम इट शुड बी एम्बेडेड इन माय माइंड कि ये क्वेश्चन आता है तो वैसे ही करना है। तो सर मैंने वो सारे क्वेश्चंस किए सर। फर्स्ट टाइम मैंने सॉर्ट आउट कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हैं डेटा बदल के सर, फिर मैंने स्टार मार्क कर लिया 1 स्टार। सर जब सेकेंड टाइम रिवीजन किया तो मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का किया और उनमें से जो क्वेश्चन मुझे नहीं आया उसे डबल स्टार कर लिया। तो इस तरीके से सर हर एक क्वेश्चन में जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता था उसमें और स्टार बना लेते थे। तो सर उससे ये होता था कि उसका जो मल्टीपल रिवीजन उस बुक के हो रहे थे, वो बहुत मोटी बुक है। अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो अगर उस पर आप क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लें फिर वो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए उसको मल्टीपल रिविजन करना। और सर फिर जैसे उसके अलावा फिर उसकी क्विजेज आती थी तो क्विजेज दे दिया, मॉक्स में थोड़ा सा कम देता था, क्विजेज ज़्यादा दे देता था। उसके बाद सर जब वो थर्ड बुक से जो राकेश यादव के क्लास नोट्स थे उससे कर लिया, फिर सर टाइम ज़्यादा मिलता गया तो सर वो क्वांटम कैट से भी लेवल 1 कर लिया। तो सर फिर उससे कॉन्फिडेंस, जब एक ही टॉपिक के आप लगभग सारे क्वेश्चंस कर ले जा रहे हो 1 गो में, जो नहीं आए उनका मल्टीपल रिवीजन। सर मैं उसके उन बुक से तो नोट्स नहीं बनाता था, उनको मार्क कर लेता था और फिर थोड़े टाइम बाद में फिर से उसे रिवाइज कर लिया, फिर से उन्हें लगा लिया, तो ऐसा कर लेता था। तो ऐसा एक लगता था कि हाँ फिर जब सब कुछ सही हो रहा था तो सब ठीक है, फिर हो जाएगा। 2017 के पेपर के बाद, क्योंकि एडवांस को लेके काफ़ी ज़्यादा एक एस्पिरेंट के अंदर भी ये था कि भाई डिफरेंट टाइप का पेपर आया, हो सकता है एडवांस में ये और ऊपर चले जाएं, तो ये जो फीलिंग थी उसको दबाने के लिए, राइट, कि हाँ मैं तैयार हूँ एडवांस में भी कुछ भी आ जाए, आपने क्या किया और कैसे ये अपने को विश्वास दिलाया कि हाँ मैंने सब कुछ ठीक से कर लिया है, जो भी तैयारी करी इससे मैं अच्छा कर लूँगा? सर एडवांस मैथ में सर वही जो बताया था उन्हीं टीचर्स को किया मैंने सर। तो उसके बाद क्वांटम कैट में जो एडवांस मैथ्स का सेक्शन था वो कर लिया सर। उसके बाद मेरी एक स्ट्रैटेजी हल्की सी डिफरेंट थी। मेरी ज्योमेट्री सर टियर 2 से एग्ज़ाम से पहले वो तैयारी नहीं हो पाई थी जो मतलब CGL 17 के लेवल की रिक्वायरमेंट थी। मैंने मेंसुरेशन, अलजेब्रा ये सब यूट्यूब से हेल्प लेकर कर लिया था और वो जो सर की को जो परचेज़ किया था उससे भी मैंने सर अपने आप को कहा कि चलो करना तो है ही अब। तो सर मैंने कुछ टॉपिक्स उससे, जैसे मेंसुरेशन मैंने उसकी करी थी, ट्रिग्नोमेट्री उसी से कर ली थी दोबारा, ताकि एक एडवांस तरीके से, और अगर कि कैसा भी पेपर आ जाए आई एम रेडी टू फेस इट। तो सर बट ज्योमेट्री उस वक्त नहीं हो पाई थी मेरी। तो सर मैंने मन में ये सोच लिया था कि टियर 1 में 206 स्कोर है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर, बिकॉज ज्योमेट्री आई वाज नॉट नोविस, मैंने अच्छी तैयारी करी थी बट वैसी तैयारी नहीं की थी जैसा मार्केट में डर बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं तो आई लीव 10 क्वेश्चन, आई विल फाइट इन 180। सो इफ मेरा ये था कि अगर 20 मार्क्स कम भी हो रहे हैं 10 क्वेश्चंस, क्योंकि सर पेपर तो बैलेंस ही आना था, ऐसा तो था नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ आ जाएंगे। सो इवन इफ़ यू एनालाइज 17 तो उसमें अरिथमेटिक पोर्शन ईजी था, एडवांस चैलेंजिंग था। तो सर इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं 10 क्वेश्चंस अगर छोड़ भी दूंगा आई विल फाइट इन 180। दैट्स वंडरफुल, राइट, कि वो 10 सवाल के चक्कर में आपकी पूरी तैयारी बिगड़ सकती है। दैट्स वंडरफुल। अभिषेक, एक चीज़ और कि कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस 17 से बढ़ा क्योंकि DI कैलकुलेटिव आई मेंस में, राइट? तो कैलकुलेशन के लिए क्या स्पेसिफिक माइंडसेट था कुछ कि मुझे अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना है, या आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड से सेटिस्फाइड थे? नो सर, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड और कैलकुलेशन ही थोड़ा सा एक पार्ट था जो हल्का सा वीक था। सर उसके लिए सर मैंने सबसे पहले तो टेबल्स 20 तक, सब मुझे ऐसा लगता है 30 तक करनी चाहिए, लेकिन मैं 20 तक ही कर पाया, क्योंकि 20 तक भी अगर आप कर लेते हैं तो वो हेल्प मिलती है। सर 20 तक की टेबल्स, 20 तक की क्यूब्स और 35 तक की स्क्वायर, इवन 21 का भी क्यूब याद हो जाता है वो सर, वो कंपाउंड इंटरेस्ट करते करते। सर यहाँ तक कि क्यूब्स, स्क्वायर और इन सब के अलावा सर मैंने एक ट्रिक सीखी थी, जब एक तरफ 2 डिजिट्स हों और एक तरफ मल्टीपल डिजिट्स हों
तो उसको वन लाइन में कैसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो सर वो करा था, तो मैं वो जब भी थोड़ा सा फ्री टाइम या कुछ पढ़ते हुए बोर हो गया तो एक कैलकुलेशन ऐसा लंबा सा लिख लिया जो कभी नहीं आ सकता है, बट सर उससे थोड़ा सा रिटेंशन पावर बढ़ती थी कैरी करने में। सर वो मैंने पवन राव सर की एक वही डबल डिजिट की कैलकुलेशन की ट्रिक सीखी थी सर, उसको मैंने इम्बाइब कर लिया था पूरी तरह से। उसके अलावा सर मैं मेंटल कैलकुलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल 67 7 जा तो 67 जा एंड 7 7 जा 49, सो आई यूज्ड टू डू दिट सर। जब भी खाली बैठे कुछ भी आप जैसे कहीं जा भी रहे हो तो कुछ भी मन में कुछ भी जैसे कहीं बैठे हुए हैं तो सर ऐसे कैलकुलेशन माइंड में करते रहना चाहिए, तो इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। दैट्स वंडरफुल, राइट। एक चीज़ और मुझे अभिषेक यहीं पर जाननी है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन कुछ अनकन्वेंशनल अप्रोचेज हैं क्वेश्चंस को करने की, जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, यूनिट डिजिट देखना हो गया, फिगर देख के आइडिया लगाना हो गया, एरिया कम ज़्यादा होगा, काइंड ऑफ दैट, अप्रॉक्सीमेट करना हो गया कि भाई आंसर इसके बीच में। क्या इस तरह की अप्रोचेस आपने डेवलप करी, इन पे फोकस किया, और क्या आप सक्सीड हो पाए कि इनको मॉक्स में और एग्ज़ाम में यूज़ कर पाए? सर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सर, और ये चीज़ मतलब इट इज़ नॉट अ प्रमोशन, ये चीज़ मैंने आपके ही उन वीडियोस से सीखी थी जो मतलब जो सच्चाई है सर। जैसे कि यूनिट डिजिट कभी कभी हम लोग मतलब बेवकूफ़ों की तरह सर इतना कैलकुलेशन करते रहते हैं और देखते हैं सिर्फ अगर यूनिट डिजिट से ही कर लेते तो सारे ऑप्शन देख लेते सर। कभी कभी ऑप्शंस इतने दूर दूर, जैसे सर सब लोग कहते हैं कि जो CGL 18 है वो कैलकुलेटिव, सर अगर देखा जाए अगर आपकी स्मार्ट अप्रोच होती तो वो कैलकुलेटिव नहीं था सर। जैसे अप्रॉक्सीमेशन विधि, अगर आप अप्रॉक्सीमेशन करते हो सर, अप्रॉक्सीमेशन अगर ठीक ठाक आपने देख लिया कि इतनी इतनी ऑप्शंस में दूरी है और ऐसे ऐसे अप्रॉक्सीमेशन, देन यू कैन डू इट। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो अगर सर हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया जाता तो सर इट वाज गुड कि आप CGL 18 का भी पेपर सर इतना तो कैलकुलेशन आना ही चाहिए। यू आर गोइंग टू प्रिपेयर सर, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो अगर एग्जाम की ये रिक्वायरमेंट है तो वी शुड फेस इट। राइट, थोड़ा सा लेवल रेज करिए और दोनों पिलर से स्ट्रांग रखो, बेसिक अलॉन्ग विद सम स्मार्ट अप्रोचेस, राइट। प्रीलिम्स के लिए आपने कितने मॉक टेस्ट अभिषेक दिए, और ड्यूरिंग दैट प्रीलिम मॉक टेस्ट मतलब जून तक क्या आप मेंस के मॉक भी बीच में दे रहे थे, या मेंस के मॉक आपने टीयर 2 के बाद, टीयर 1 के बाद ही दिए? सर इट वाज माय रॉन्ग अप्रोच सर। मुझे ऐसा लगता था कि 3 मंथ्स का टाइम बहुत होता है मेंस के लिए, मॉक देने के लिए बहुत होता है सर। वहाँ पे मेरी गलती हो गई, मैंने सर सिर्फ टीयर 1 पे ही फोकस किया। और सर मॉक्स तो मैंने सर अराउंड 30 मॉक्स दिए थे टीयर 1 के, और 30 to 35 जो पूरे डेडिकेटेड थे। मैं क्विजेस बहुत ज़्यादा देता था सर। इफ़ आई काउंट आई एम थिंकिंग दैट आई हैव गिवन थाउजेंड्स ऑफ क्विजेस, मीन्स 1000 तो जैसे GS की तो ईजी होती, बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो 1000 से तो ऊपर ही हो गई थी क्विजेस। तो सर 1-1.5 साल में क्विजेस पे मेरा टीयर 2 के बाद भी फोकस, मीन्स टीयर 2 की प्रिपरेशन में भी क्विजेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा। और मॉक्स मैंने 30-35 मॉक्स दिए थे टीयर 1 के लिए। राइट, और टीयर 2 के मॉक्स आपने टीयर 1 के बाद दिए? यस सर, टीयर 2 के मॉक बिल्कुल भी सर, एक भी मॉक ऐसा नहीं था जो मैंने टीयर 2 का, टीयर 1 सर इट वाज अ मायोपिक विजन कि मैंने शॉर्ट साइटेड अप्रोच था कि टीयर 2 के लिए 3 महीने बहुत होते हैं। और टीयर 1 आपका किस डेट में था अभिषेक? सर इट वाज लास्ट डे फर्स्ट शिफ्ट 13 जून। राइट, मतलब आपने सबका जो फीडबैक था वो लेके फिर एग्जाम देने Yes, गया, sir. राइट? क्या रिएक्शन था जब आपने फीडबैक देखे 4 जून के? सर 4 जून के फीडबैक देख के मैं काफ़ी डर गया था, क्योंकि उस वक्त लोगों ने बताया पेपर बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है, पेपर बहुत कैलकुलेटिव। और सर शायद 4 जून की 1-2 शिफ्ट थी भी ऐसी जिसमें, और सर उससे ज़्यादा सर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल जीके का सेक्शन जो लग रहा था कि अगर आपको 170 लाने हैं तो GS में 30 मार्क्स स्कोर करने होंगे। सर वहाँ पे सर जब ये न्यूज़ आ रही थी कि दे आर आस्किंग नेबरिंग कंट्रीज़ के कल्चर का पोर्शन पूछ रहे हैं, सर वहाँ पे थोड़ा सा डर गया था, मैं काफ़ी डर गया था उस दौरान। तो सर वो थोड़ा सा लेकिन सबके फीडबैक मिलते गए सर, लास्ट डे पे होने का एक थोड़ा सा ये फ़ायदा था कि फीडबैक मिलता गया, तो मुझे लगा कि जब 11-12 तक आते आते सर वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। और मेरे जो एग्ज़ाम था उसमें जीके भी ठीक ठाक आई थी, इट वाज नॉट नेबरिंग कंट्रीज़, तो मैं कर ले गया था फिर वो। राइट, तो प्रीलिम्स में कैसा आपने अटेम्प्ट किया? कौन सा सेक्शन पहले, कौन सा बाद में? क्या ये प्री डिसाइडेड था या एग्जाम में जो आया कर देंगे? सर इट वाज प्री डिसाइडेड। सर मैं मॉक्स देता था तो जैसा कि उसमें सर सबसे पहले मैं रीजनिंग आती थी तो रीजनिंग ही कर देता था। इट वाज कि 15 मिनट्स में मुझे रीजनिंग कैसे भी करनी है। सर उसके बाद जीएस आती थी तो मैं जीएस भी 5 मिनट में कर देता, 20 मिनट्स में रीजनिंग एंड जीके। सर फिर मैं इंग्लिश के उठाता था और अराउंड 10-12 मिनट्स में उसे भी कर देता। तो मैथमेटिक्स के लिए 28 to 30 मिनट्स से मैं बचा के ही रखता था
कि अगर कैसा भी पेपर हो तो प्रीलिम्स में सर इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था प्रीलिम्स में कि अच्छा स्कोर हो जाएगा, बिकॉज मैथ्स के लिए टाइम मिल जाएगा। अगर थोड़ी बहुत अगर एडवांस के क्वेश्चन कठिन भी होंगे तो मुझे सोचने का टाइम मिल जाएगा उसमें। सर ऐसे में पेपर अटेम्प्ट। सो मैथ्स जो आपने किया लास्ट के 28 मिनट, मैथ्स कितनी देर में खत्म हो गया? सर मैथमेटिक्स में जैसे हमारी शिफ्ट में सर ये टीयर 1 में भी हुआ था मेरे साथ और टीयर 2 में भी सर रॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि मेरी पूरी डीआई ही रॉन्ग थी। तो सर जब मैंने वो जब नॉर्मली कर रहा था और एसएससी ने अब एक नई चीज़ सर डीआई जंबल्ड करने लगे, इट वाज मतलब ये बेवकूफ़ी मुझे लगती है कि अगर डीआई ही आप जंबल करके दे दोगे तो सर ये टीयर 2 में, और मेरी जो डीआई थी वो रॉन्ग थी सर। मुझे 3-4 मिनट लग गए और वो मेरी डीआई के आंसर ही नहीं आए। मैंने सोचा कि शायद मेरी कैलकुलेशन, सर वो कैलकुलेशन को सेकंड टाइम चेक करने में ही बहुत टाइम निकल जाता है। बट सर जो मैथ्स के 28 मिनट सर वो 22-23 मिनट्स में हो गई सर। आखिरी में 4-5 मिनट बच गए थे। फिर मैंने रिव्यू किया, जैसे रीजनिंग हम लोगों की शिफ्ट में थोड़ी सी टफ थी, तो सर रीजनिंग मैंने रिव्यू किया और फिर लास्ट के टाइम जो सर 30-40 सेकेंड्स भी बचे थे, मैंने जीएस में जो क्वेश्चन नहीं भी आते थे, आई थॉट पूरा पेपर करेंगे, तो मैंने वो भी तुक्के मारे और जो भी नहीं आते थे एंड आई डन ऑल 100 क्वेश्चंस। यस सर। दैट्स वंडरफुल सर वही 1-2 छूट गए थे जो अगर टाइम होता तो मैं वो भी अटेंड जब मार्क करने का टाइम नहीं मिला। मार्क करने का टाइम सर इट वाज ब्लाइंड गेसिंग यू कैन से। ओके, पेपर से बाहर निकल के हाउ कॉन्फिडेंट यू वर कि आपका पेपर अच्छा गया? सर वेरी मच, मुझे लगा कि जो सोचा था बस वो एक डीआई का डाउट था। बाहर निकल के मैंने पूछा भाई डीआई गलत थी ना, तो कई लोगों ने कहा हाँ गलत थी। तो सर एक वही था, कुछ बच्चों ने कहा कि रिपोर्ट कर दो एसएससी को वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आई थॉट कि जब सबकी डीआई गलत है तो मार्क्स मिलेंगे। तो सर आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट। प्रीलिम्स के तुरंत बाद आपने मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर दिया या आपने इंतजार किया कि पहले नंबर देखेंगे तभी पढ़ेंगे? सर उसके लिए सर क्योंकि वो समर वेकेशन भी थे, सर मेरी जो 2 भांजियाँ हैं वो आई हुई थी घर पे। सर अराउंड 1 और 2 वीक्स सर मैं पढ़, मतलब मेरी भी थोड़ा सोचा रेस्ट ले लूँ, लेकिन थोड़ी बहुत ही पढ़ाई कर पाता था। तो उस दौरान सर अराउंड 1 वीक तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुई थी। तो 1 वीक का तो नुकसान हो गया था इतने कम टाइम सर। 13 सितंबर और सर 11 सितंबर से ही हमारे एग्ज़ाम थे, तो 3 मंथ्स के टाइम में सर अराउंड मैं 2.5 मंथ्स ही अपने को डेडिकेटेड स्टडी दे पाया था। वो 1 वीक तो चला ही गया था सर। ओके, मार्क्स आने के बाद अभिषेक आपका रिएक्शन कैसा था और कितना कॉन्फिडेंट आप हो गए थे कि अब तो टॉप 50 और टॉप 100 अब तो साइट में? सर 206 आई वाज ऑन क्लाउड 9 सर। इट वाज अनएक्सपेक्टेड और 206 मार्क्स सर घर में भी सबको बताया, एवरीवन वाज वेरी मच हैप्पी कि मतलब टॉप स्कोर एक तरीके से रहा है अभी तक का। तो सर वो 206 मेरे थे और मेरे एक फ्रेंड हैं अविनाश सर, हम लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी साथ में रही। और सर मैं मतलब ये क्रेडिट भी उनको देना चाहूँगा सर, हमारी जो प्रिपरेशन थी अराउंड 1.5 आवर वी यूज टू डिस्कस वोकैब, जीके, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग ऑन फोन। हम काफ़ी कन्वर्जेशन 1-1.5-2 घंटे करते थे, कभी कभी 12-12 1-1 बजे रात में भी कन्वर्जेशन होती थी सर। तो हमारी पढ़ाई काफ़ी हद तक जो रिटेंशन और रिवीजन होता था वो भी फ़ोन पर ही हो जाता था। तो उसके भी 206 थे, मेरे भी 206। माय जो घर वाले थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे सभी लोग। राइट, दैट्स वंडरफुल कि दोनों फ्रेंड्स ने एक टॉप स्कोर किया कहीं ना कहीं। दैट्स वंडरफुल। अभिषेक, जब आपने टियर 2 की तैयारी शुरू करी तो मुझे ये जानना है कि क्या अपनी प्रिपरेशन के तरीके में आपने कुछ मेजर चेंज किया? क्योंकि मैथ इंग्लिश तो पहले भी थी लेकिन अब मेंस में ज़्यादा सवाल आएंगे, सो कुछ मेजर चेंजेस या सेम स्ट्रैटेजी, मल्टीपल रिविजन्स? सर मैथमेटिक्स में जैसा कि बताया कि सर वही एडवांस पोर्शन जो अभी तक नहीं किया था, वो जो हाइप क्रिएट किया गया था, तो मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ आ गया तो मैं क्या कर पाऊँगा। तो सर उसके लिए मैंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज चेंज करी सर। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में सर वो थोड़ी सी काउंटर प्रोडक्टिव रही सर। मैंने एग्ज़ाम से पहले जो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और जो मेरी फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था और सर सेकंड क्वेश्चन ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ गया। तो सर वो क्योंकि अगर मैं अपने बेसिक जो मेरा नेचुरल इंक्लाइन जो कर रहा था, जिससे अगर वैसे करता तो मैं कर ले जाता, बट मैंने अपनी जो स्ट्रैटेजी चेंज की तो सर वो किया, वो नहीं हुआ। तो सर उससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बुरा पड़ता है कि आप सेकंड क्वेश्चन में ही अटक गए और ये नहीं कर पा रहे हो तो आगे क्या। तो सर जो इमोशनल अटैचमेंट एक क्वेश्चन से हो जाता है सर, उसके चक्कर में मैंने 2-3 मिनट उस क्वेश्चन पे ही वेस्ट कर दिए थे। मतलब आप ये करो कि कोई चीज़ अगर एग्जाम में यूज़ करनी है तो पहले से वेल वर्स्ड इन प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट सर? बिकॉज वो 2-3 महीने में अगर आप किसी स्ट्रैटेजी को चेंज भी कर रहे हो, देन यू हैव टू इम्बाइब इट। यू कैन नॉट जस्ट गो इन एग्जाम एंड कि आप ये सोच के जा रहे हो कि अभी चेंज कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड स्टिक
टू योर गन्स, जो आपने जैसी तैयारी करी वैसे ही उसे स्टिक करना चाहिए। और क्योंकि अब यहाँ पे सर इट इज़ क्वाइट रिस्की टू चेंज योर अप्रोच। बिल्कुल, मैं इसको अभिषेक ऐसे डिफाइन करता हूँ कि एग्जाम सिचुएशन इज लाइक ए गन पॉइंट सिचुएशन। जैसे गन पॉइंट पे शायद आप 2+2 को 4 बोलोगे, तो एग्जाम में अगर कोई चीज़ प्रॉपर रेडी नहीं है, वो आपके स्किल सेट का पार्ट नहीं है, देन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। प्रेशर में आपसे निकलेगा वही जो ठीक से आता है, जिस तरीके से आपने किया। और सर ऐसा मतलब होता भी है कि अगर कोई ट्रिक है आपने ऐसी प्रैक्टिस नहीं करी, तो सर एग्जाम टाइम पे आपका जो बेसिक होगा वही निकल के आएगा, बिकॉज यू विल नॉट रिलाई ऑन दैट ट्रिक कि वो हो सकता है हो या ना हो, लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग आप उससे कर लोगे, और मुझे लगता है वो जल्दी भी हो जाएगा। अभिषेक, आपने मेंस के लिए कितने मॉक टेस्ट दिए, सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स और इंग्लिश का, और कोई एक्सपीरियंस मॉक का अगर आप शेयर करना चाहते हैं ज़रूर करें। सर इंग्लिश में मैंने अराउंड 8 to 10 मॉक्स ही दिए थे, और क्योंकि इंग्लिश में उन मॉक्स में भी स्कोर अच्छा जा रहा था, तो मुझे लगा कि इंग्लिश के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव मोर मॉक्स। सर मैथमेटिक्स में मॉक्स वर चैलेंजिंग। सर सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि 3 मंथ्स में मैं मॉक्स कर लूँगा, सर इट वाज नॉट द केस, एंड 2 आवर्स की सिटिंग करना भी सर इट वाज चैलेंजिंग इन इटसेल्फ। सबसे पहले तो अपने आप को वो जो 2 आवर की सिटिंग थी उसमें ही सर ढालना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 2 आवर इंग्लिश एंड 2 आवर मैथमेटिक्स आप अगर अभी से नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में कैसे कर पाओगे। तो सर सबसे पहले वो, और सर मैंने एक अड्डा 247 नाम की टेस्ट सीरीज थी, तो वो मॉक्स खरीदे। आई गेव 20 मॉक्स, दे वर द मोस्ट इररेलेवेंट मॉक्स फॉर एसएससी। इरेलीवेंट का मतलब वो टफ थे या आपके हिसाब से कैसे, मतलब क्या? सर देवर मतलब उसमें तो सर जैट कैट वो सर काफ़ी सारे वो एडवांस पोर्शन जो 17 का था उससे भी 1-2 लेवल अबव ही था सर, ऐसे इरेलीवेंट थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन थे अरिथमेटिक में सर, वो 8 to 10 लाइंस के कभी कभी सर क्वेश्चन पूछ देते थे, जिसको अगर आप पढ़ते भी हैं तो सर वैसे क्वेश्चन को तो पहली अटेम्प्ट में छोड़ ही देना चाहिए, ऐसे लेवल के क्वेश्चन थे। और सर उसमें जो टॉपर्स स्कोर भी थे वो 140-150 रहते थे। मेरा स्कोर उसमें 110, 120, 100 सर ऐसे रहता था। तो सर मुझे वो मॉक्स सिर्फ मैं इसलिए देता था ताकि अगर एग्जाम में भी कुछ ऐसा आ गया तो मैं एटलीस्ट 100 मार्क्स तो स्कोर कर लूँगा सर, टू गिव जस्ट दिस सेम्बलेंस, मैं वैसा करता था। मतलब ये था कि वो मॉक देना भी आपकी एक स्ट्रैटेजी का ही पार्ट था, डेफिनेटली सर, कि ऑल्दो वो कैलकुलेटिव हैं, टफ हैं, बट आई वांट टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट। सर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड विश फॉर द बेस्ट। मेंस के पहले, एक दिन पहले, हाउ कॉन्फिडेंट यू वर? क्या कभी ऐसा हुआ कि मॉक में स्कोर कम आ गया और आपको लगेगा कि अब तो सिलेक्शन होना ही नहीं है? क्योंकि ज़्यादा अच्छे नंबर होने का भी एक प्रेशर होता है प्रीलिम्स में, राइट? कि आपको लगता है कि इतना करीब है, अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सो एनी बैड एक्सपीरियंस इन मॉक्स जिससे आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ? सर एक ऑल इंडिया मॉक था, उसमें मेरी मार्क्स जो थे वो अराउंड 120 थे। मेरी परसेंटाइल बहुत ख़राब थी और ये डेट थी 5th of September। माई एग्ज़ाम वॉज ऑन 11th of September और 5th of September को एक मॉक दिया। उसमें सब परसेंटाइल बहुत ख़राब हो गई, तो मुझे लगा अब तो मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा सर। वो इतना बुरा स्टेट था उस वक्त, मुझे लग रहा था कि अगर 11th को कुछ भी गड़बड़ हुई देन आई विल क्विट एसएससी। और जो 206 मार्क्स थे उससे घर वालों की भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, तो सर आई वॉज लिटरली क्राइंग। तो मुझे फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करी, सो अविनाश मिश्रा, एंड ही शेयर्ड वन वीडियो ऑफ योर्स। इट वॉज रेमोटिवेशन सर, जो आपने टियर 1 के पहले बनाया था। बट मुझे लगा कि वो वीडियो मैंने देखा, उसमें 2-3 बातें मुझे इतनी अच्छी लगी, इट गेव मी कॉन्फिडेंस। सर वन थिंग यू सेड कि पेपर बहुत बैलेंस आता है। यू शेयर्ड योर एक्सपीरियंस ऑफ एन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन कि आपके मॉक में स्कोर नहीं आ रहे थे। अब मुझे विश्वास होगा कि आपने वो वीडियो देखा है, ठीक है? यस, इट वाज मींस आई एम टेलिंग इट बाय हार्ट। सर उसमें आपने बोला कि एग्जाम डे इज अनदर डे, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। सर उसमें था कि अब बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग होते हैं कि घर वालों की एक्सपेक्टेशन, मीन्स हम एग्जामिनेशन जाने देने से ही पहले इतनी बोझ लेकर अपने मन में जाते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। तो सर वो सारी चीज़ें यू सेड कि जस्ट वो सब चीज़ें मन से हटा दो, आपको डरना नहीं, करना है। वहाँ पे अगर आप, सर आपने मतलब एक वर्ड बोला था कि अगर आप तलवार लेके गए हो युद्ध में तो आपको लड़ना है, आपको तलवार लेके साइड में खड़े नहीं होना है। सर इट गेव मी कॉन्फिडेंस, और मैंने उस वीडियो को रोज़ देखा, बिकॉज मोटिवेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। वो सर डेली बेसिस पे आना चाहिए सर। मैं उसके लिए मैं सेल्फ टॉक भी करता था और ऐसे वीडियोस देखता था सर। वो वीडियो इट वाज वेरी मच हेल्पफुल सर। मुझे लगा कि अगर कोई एस्पिरेंट है और आपके मॉक में स्कोर नहीं आ रहे हैं, सर यू सेड एग्जैक्टली दैट योर मॉक स्कोर इज़ नॉट अ टेस्टिमनी ऑफ योर सिलेक्शन।
तो सर वो आपका मॉक स्कोर ये नहीं डिसाइड करेगा कि आप उस एग्ज़ाम डे पर क्या करने वाले हो। तो अगर किसी का स्कोर अभी भी मॉक में अच्छा नहीं हो रहा है, हैव फेथ ऑन योर स्ट्रैटेजी, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, और आपको किसी दूसरे से कंपेयर भी नहीं करना है कि मेरा फ्रेंड है वो मुझसे इतना अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सर कहीं ना कहीं कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए कि मुझे भी अपने फ्रेंड जितना ही एफर्ट देना है, बट कभी भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं सर पेरेंट्स भी कभी कभी कंपेयर करते हैं। बिल्कुल। तो जैसे मेरे केसेस में आई वॉज लकी कि मेरा जो फ्रेंड था वो हमेशा मैथ्स में अच्छा करता था सर, बट मैंने उसके हमेशा उसके एफर्ट की तुलना करने की कोशिश की, कभी भी उसके मार्क्स की नहीं। सर मुझे लगा कि इट वॉज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, लेकिन हमें कभी भी किसी की सक्सेस होती तो सर हम उसकी केवल सक्सेस देखते, उसके पीछे का एफर्ट नहीं देखते। उसने मैथ्स में कितने आवर्स डेडिकेट किए सर, आई यूज्ड टू कम्पीट ऑन दैट बेसिस। दैट्स वंडरफुल। पॉजिटिव स्पिरिट अगर है देन यू विल आल्सो इम्प्रूव। सर और मेरे फ्रेंड में सर यही अच्छी बात थी कि वी हैड अ वेरी पॉजिटिव कंपटीशन। फॉर एग्जांपल इंग्लिश मेरी अच्छी थी, मैथ्स उसकी अच्छी थी। वी यूज टू सर हम डेली क्विजेज में चैलेंज करते थे एक दूसरे को कि मेरे 30 आए तू ला के दिखा। इट वॉज वेरी मच पॉजिटिव कॉम्पिटिशन। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। अभिषेक, नाउ नेक्स्ट थिंग, टीयर 2 ऑन फर्स्ट डे, टीयर 1 ऑन द लास्ट डे, क्या बुरा लग रहा था आपको कि इस बार मौका नहीं मिला आखिरी दिन पेपर देने का? सर पहले सर जो एडमिट कार्ड आए थे, सो मेरा उसमें 13 था। आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि 2 दिन और मिल गए। सर उस वक्त ऐसी स्टेट थी कि अगर एक दिन भी और बढ़ रहा था तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि क्योंकि सर वो इतना मैं लो फील कर रहा था, तो मुझे लगा कि अगर ऐसा होगा तो एक दिन भी और बढ़े, तो मैं थोड़ा दुखी हो गया कि वो रिवाइज होके 13 का एग्ज़ाम 11 को शेड्यूल होगा। सर एक्चुअली वो था कि मुझे अब कुछ रिव्यू नहीं मिल पाएंगे, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिव्यू टीयर 2 एग्जामिनेशन। तो बुरा तो बहुत लग रहा था सर। तो कैसा था, मतलब आप जब एग्ज़ाम में गए तो कितने अटेम्प्ट किए, कैसे अटेम्प्ट किए, क्या एक्सपीरियंस था, बताएंगे? क्योंकि 11th का रिव्यू भी लोगों का यही है कि पेपर बहुत कैलकुलेटिव है। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, फर्स्ट टेक ऑन दैट पेपर? सर वो इतना भी पेपर जैसे कि लोग, अब मुझे लगता है कि सर अनसक्सेसफुल या कम मेहनत वाले भी, क्योंकि सर कट ऑफ टीयर 1 का इतना कम जाता है कि कम मेहनत वाले भी पहुंच जाते हैं, तो सर वही थोड़ा सा रो देते हैं आके टीयर 2 एग्जामिनेशन के बाद में। इट वाज नॉट दैट मच कैलकुलेटिव कि उसके लिए कोई रोए। मतलब अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है तो आप उसको जैसे वही स्मार्ट अप्रोचेस भी यूज़ करें तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे। सब मेरे उसमें टीयर 2 मैथमेटिक्स में आई अटेम्प्टेड 87 क्वेश्चन। सर ड्रॉबैक ये हो गया था कि बहुत ज़्यादा, मतलब एसएससी ने कहा था कि हम कम से कम गलत क्वेश्चन करेंगे, और उन्होंने 3-4 क्वेश्चन सर मेरे शिफ्ट में सर अराउंड 7 क्वेश्चन रॉन्ग थे जो हिंदी में थे। इंग्लिश में भी 2-3 सर, एक क्यूब कटिंग का क्वेश्चन था, इट वाज क्यूब मेल्टिंग, उन्होंने उसे क्यूब कटिंग बना दिया। सर मैं रॉन्ग क्वेश्चन में स्टक हो गया जिसकी वजह से टाइम नहीं मिला। डीआई सर एक डीआई भी गलत थी। मैंने उसमें सोचा कि आई वॉज अनलकी कि मैंने फर्स्ट ही एनकाउंटर किया उस डीआई को, मैंने सोचा इसे पूरा सॉल्व कर लूँ, डीआई वॉज ऑल्सो रॉन्ग। तो सर उस चक्कर में मेरा थोड़ा सा टाइम चला गया। लकीली तो मैंने 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, ऑल दी 87 वर करेक्ट। ऑल 87 करेक्ट, Yes, 100% एक्यूरेसी। यस सर। राइट, देखिए एस्पिरेंट आप लोगों को लगता है ना कि 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, अभिषेक से सीखो, ठीक है? तो 87 सर, इट वॉज सर मॉक में भी ऐसा होता था कि 2-3 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते थे, बट सर 87 एंड 87 करेक्ट, और 3 क्वेश्चन जो रॉन्ग थे उसका बेनिफिट मिला। तो सर माई रॉ स्कोर वॉज 180 रॉ स्कोर। इंग्लिश में अभिषेक कोई मेजर चैलेंज आया आपको टीयर 2 में? वेल ऑन द लाइंस। सर टीसीएस वेंडर था तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ थोड़ा सा अच्छा होगा, बट सर इंग्लिश में मतलब इतना एफर्ट किया तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके साथ थोड़ा सा मैं कहूँगा नाइंसाफ़ी हुई, बिकॉज सभी एवरी जनता वॉज स्कोरिंग अराउंड 180 प्लस मार्क्स। तो टीयर 2 के बाद अभिषेक आपको क्या ऐसा लगा कि अब डबल डिजिट रैंक तो कहीं नहीं गई है? यस सर, जब टीयर 2 का स्कोर आया देन सर फाइनली, क्योंकि टीयर 1 में 206 थे, बट क्योंकि टीयर 2 तो अभी बचा ही हुआ था, बट जब टीयर 2 का स्कोर आया देन वी वर कॉन्फिडेंट। और तब मैंने अपने जो मतलब चाचा लोगों को जॉइंट फैमिली में फिर सबको बताया कि हाँ अब एक एग्ज़ाम हो गया है एंड पॉसिबली आई विल गेट द जॉब। सर डबल डिजिट रैंक तो तब भी नहीं सोचा था। उसके बाद कुछ सर्वेज हुए यूट्यूब में, तो सर उसमें आया कि क्यू मैथ्स का एक सर्वे था, उसमें अराउंड 46 रैंक थी। तो सर इफ़ आई गेट अ डबल डिजिट रैंक तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बिकॉज जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट ना करो और वो आपको हो रही है आपके एफर्ट की वजह से, आप एवरीथिंग, तो सर वो अच्छा लगता है। दैट्स वंडरफुल। अभिषेक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर डेली शेड्यूल। क्या कोई फिक्स शेड्यूल था, फिक्स टाइम टेबल था कि इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है, और इट वाज रैंडम? सर सबसे पहले तो सर मैं नॉकटर्नल था। सर मेरी ज़्यादातर पढ़ाई रात में होती थी।
तो कभी कभी 2-3 भी बज जाता था, बट मैं कभी भी सोने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। इफ़ आई एम स्लीपिंग एट 3 आई एम वेकिंग अप एट 10। मैं अगर 3 बजे सो रहा तो 10 बजे उठ रहा होता था अपने सर। उसके अलावा सर मैं डेली टारगेट्स और वीकली टारगेट्स, ऐसा टारगेट्स तो बनाता था और मैं सर उसे कभी भी पूरा नहीं कर पाता था। सर हम टारगेट बनाने में इतना इमोशनल और एस्पिरेशनल होते हैं, हम बहुत हाई टारगेट सेट कर देते हैं और कभी नहीं सर। लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ता था कि 60 to 70% तो टारगेट अचीव हो ही जाता था, और वो हो जाने के बाद में सर एक कॉन्फिडेंस रहता था कि आज आपने इतना अचीव कर लिया। तो 60-70% टारगेट में प्रायोरिटाइज कर दें आप अपनी वीकनेस को। सर जैसे मुझे लगता है कि मेरे साथ सबसे अच्छी, और मेरे फ्रेंड मुझे अविनाश मुझे बोलता था कि तुमने अपनी वीकनेस के साथ लड़ा। सर मैथ्स मेरी वीकनेस थी, तो आई कंटिन्यूअसली फॉट विद मैथमेटिक्स वीकनेस। सर मतलब कभी भी रोना नहीं चाहिए हमें कि मेरी ये वीकनेस है, तो आई यूज टू टैकल दैट वीकनेस और उसे ही प्रायोरिटाइज करता था पहले। अगर जो मेरा 70% होता था तो वो प्रायोरिटाइज पहले करता था। ऐसा कोई डेली टारगेट नहीं था। और सर मुझे लगता है कभी भी 6 घंटे से ज़्यादा की ऐसी स्टडी भी नहीं हुई मेरी। ओके, मतलब आपका एवरेज स्टडी आवर्स लगभग एवरेज 6 स्टडी hours। 6 आवर। और आई एम अ एवरेज स्टूडेंट। आई डोंट हैव सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी कि मैंने पढ़ लिया तो मुझे याद हो जाता था। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ता था, मैं भी भूलता था। तो सर उसी 6 आवर में वो अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंसी दे रहे हैं तो 6 आवर वो गुड। उसके बाद मैं सर इन्जॉय भी, जैसे कि थोड़ी बहुत मूवी देख ली आधे घंटे की, कोई मोटिवेशनल वीडियो, सब इट वॉज कि योर टाइम। आपको सर पढ़ाई को एज अ बर्डन नहीं लेना है। अगर आप बर्डन लेने लगोगे तो सर आप एग्जामिनेशन नहीं क्रैक कर पाओगे। यू हैव टू मीन्स आपको पढ़ाई के साथ यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ। यू हैव टू इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस, बैलेंस करके चलना है। इंजॉय भी करना है, कभी भी पढ़ाई को इतना सीरियसली नहीं लेना है कि आप खुश रहना ही भूल जाएं। नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभिषेक, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया पे तैयारी के दौरान कितना एक्टिव थे, कहाँ कहाँ एक्टिव थे? फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट? इंस्टाग्राम भी है। सर मैंने सोशल मीडिया सर इन अक्टूबर 2017 में ही आई वाज एक्टिव ऑन फेसबुक, बट सर वो हटा दिया। व्हाट्सएप मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया और बहुत ही लिमिटेड जो मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास वो कांटेक्ट था मेरा। तो व्हाट्सएप पे मेरा सिर्फ उनसे ही कनेक्शन था, और क्योंकि पढ़ाई में भी वो हेल्प कर रहा था। घर वाले कनेक्टेड थे क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर हो रही में मेरी फैमिली, मतलब फादर की पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे, तो हम वहीं पे रह रहे थे, तो वो घर वालों से थोड़ा कनेक्शन बस सर, बस सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम था सर, और सोशल मीडिया कुछ नहीं। मुझे लगता है सर ये इतना हेल्प नहीं करता है जितना उसके ड्रॉबैक हो जाते हैं। सर मैं एक और काम करता था कि जब भी पढ़ता था तो सारी स्मार्टफोन पे नोटिफिकेशन ऑफ थी। जैसे व्हाट्सएप भी था जो भी बहुत लिमिटेड था, बट उसकी नोटिफिकेशन ऑफ थी। यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑफ थी, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ईजी है सर। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आ गई तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, बट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अदर इफ़ यू डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, तो आप थोड़ा सा कमज़ोर, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी और आप उसे देखने लग जाओगे। तो जब मैं थोड़ा सा वीक था इसलिए मैंने सारी नोटिफिकेशन ही ऑफ कर रखी थी। दैट्स अ गुड आइडिया कि आपको अपनी कमी पता है तो उस पर आप लगाम लगाने का भी तरीका कहीं ना कहीं देख रहे हो कि कैसे इस पर करें। डिजिटलाइजेशन के ज़माने में, स्पेशली रिलायंस जियो के आने के बाद, यूट्यूब का बहुत बड़ा रोल हो गया है स्टडीज़ में। मेजर चैनल्स जो आपने अपनी तैयारी में यूज़ किए और जो आपके लिए यूज़फुल है, उनका नाम हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूर बताएं। सर जैसे मैथमेटिक्स में जो मैंने यूज़ किया था वो सर अभिनय शर्मा सर की ट्रिग्नोमेट्री और पवन राव सर से ज्योमेट्री पढ़ी थी। मेंसुरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सर एक जो फीडबैक आ रहा था कि 4 to 11 की जो शिफ्ट हो रही थी सर, वो आपके चैनल एप्ट्रिक्स पे उसकी PDF अवेलेबल रहती थी, तो मैं वही डाउनलोड कर लेता था और वो वीडियोस। उसके अलावा सर जैसे GS में यूट्यूब का बहुत बड़ा रोल था सर, तो उसमें सर मैंने खुशबू चतुर्वेदी मैम से पढ़ा था। उसके अलावा सर जैसे बायोलॉजी सेक्शन था तो उसमें जैसे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर इसका एनिमेशन देख लो तो सर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती। मीन्स आपको थोड़ा सा वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो जाती थी कि यू सिस्टम्स हैं तो उसे पढ़ने से अच्छा है उसका एनिमेशन देख लो। ज्योग्राफी में भी कोई टॉपिक नहीं समझ, साइक्लोन्स नहीं समझ में आ रहा है तो एनिमेशन देख लो। ये एनिमेशन वाला कोई चैनल आपको याद है जिस पे एनिमेशन हो बायोलॉजी की? नो सर लेकिन आप ऐसे ही डाल दीजिए सर्च करिए हाउ मिल डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स, हाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क, हाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स, वो सब आ जाता था सर। क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट होती हैं किसी के लिए भी, अगर वो PCB बायोलॉजी बैकग्राउंड का नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करना। तो सर ये था। रीजनिंग के लिए सर मैंने वो ग्रेड अप का चैनल नेहा जोशी मैम को फॉलो किया था, और उसके अलावा सर यही थे जो बेसिकली चैनल्स थे। राइट।
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे अभिषेक आपसे पूछना है कि मॉक टेस्ट का कितना इम्पोर्टेंस है तैयारी में। कई लोग मॉक टेस्ट देने से घबराते हैं, उन्हें लगता है कि लो स्कोर आएंगे तो पता नहीं कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। और मॉक एनालिसिस का कितना बड़ा रोल है। आप ये भी बताएं कि आपने मॉक की एनालिसिस कैसे करी। अगर आप एक मॉक देते हैं लेट से 1 घंटे का, तो एनालिसिस में उस पर कितना टाइम देते थे और उसका पोस्ट एनालिसिस के बाद उस पर क्या एक्शन लेते थे कि आपका इम्प्रूवमेंट हो। सर मॉक टेस्ट जितना देना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस करना। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट देने के बाद सर ये तो है, अगर कम मार्क्स आते हैं तो एक बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमन नेचर कि एक थोड़ा सा नेगेटिविटी तो मन में आ ही जाती है अगर परसेंटाइल भी आपका ख़राब है। वैसे तो परसेंटाइल से जज करना चाहिए, अगर परसेंटाइल अच्छा है देन इट इज़ ओके। इफ़ योर परसेंटाइल इज़ मतलब ख़राब है तो आपको यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो उसके अलावा सर तो ऐसी एक मेरी सजेशन है आने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए कि सर एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तो बिल्कुल भी मॉक नहीं देना चाहिए। अब बात आती है मॉक देकर उसको एनालाइज करने की। तो सर मॉक जितना देना ज़रूरी है उसका एनालिसिस भी उतना ही ज़रूरी है। तो जैसे 1 घंटे का टियर 1 का मॉक होता था, तो उसके बाद सर एटलीस्ट 1 एंड अ हाफ आवर उसकी एनालिसिस में ही लगता था। टियर 2 में ये काम और चैलेंजिंग हो जाता था, तो जितने भी खासकर गलत क्वेश्चन होते थे उनके लिए भी, और जो इजी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लिया उसको भी सर वो पर क्वेश्चन ही एनालिसिस होती थी। तो सर उसके बाद जैसे जो टियर 1 में खासकर जीएस वगैरह के सर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था और उसका चैप्टर वाइज मैं फोल्डर बना देता था फ़ोन पे ही। तो जैसे कि खासकर जीएस के लिए, और बाकी जो क्वेश्चन रॉन्ग होते थे उनको सर मैं ज़्यादा नोट तो नहीं कर पाता था, यूज़ टू स्क्रीनशॉट देम। जैसे कि मैथमेटिक्स में भी सर, क्योंकि मुझे लगता था कि टेक्नोलॉजी का थोड़ा इस्तेमाल ऐसे करता था कि स्क्रीनशॉट लेके उनको फोल्डर में मैं चैप्टर वाइज कर देता था। अभी भी मेरे फ़ोन में वो सारे पड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मेरे टेस्ट सीरीज में गलत हुए, तो आई यूज़ टू, और फिर उन्हीं क्वेश्चन को मैं फोल्डर वाइज ओपन करके, जैसे किसी दिन मुझे टाइम एंड वर्क का टॉपिक टेस्ट, तो मैं वही टाइम एंड वर्क का फोल्डर खोल के वहीं से लगा लेता था। दैट्स गुड आइडिया कि आपका नोट मेकिंग का टाइम भी सेव हो गया Yes, और ये सब चीज़ें भी और आसान ऐसे हो गई। मल्टीपल रिवीजन, क्योंकि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे जो नहीं आते थे, यहाँ कहीं आपकी वीकनेस होती थी। तो बाकी सब में तो मैथमेटिक्स में भी फोल्डर वाइज कर दिया, तो इट वाज समथिंग गुड। अभिषेक, टियर 3 के लिए कैसे तैयारी आपने करी? ऑल्दो उसके मार्क्स डिक्लेयर नहीं हुए, फिर भी प्रिपरेशन का जो तरीका था वो बताएं उसके बारे में। सर टियर 3 में सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा लैग्जिटी आ गई थी एक, क्योंकि मार्क्स इतने अच्छे थे तो लगा कि टियर 3, और सर कुछ थोड़े से फैमिली इशूज़ भी, हमने घर शिफ्ट किया अपना उरई से वापस उन्नाव आए, तो उस दौरान सर मैं वो फिर टियर 3 के लिए 1 मंथ ही प्रिपेयर करने का बचा था मेरे पास में। तो सबसे पहले सर 30 हॉट टॉपिक्स देखे कि अगर कोई स्टैटिक ऐसे आता है, जैसे कि इस बार आया भी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट एरा, ऐसे ऐसे पे तो लिखा जा सकता था, लेकिन अगर कोई ऐसा ऐसे आ जाता जो स्टैटिक नहीं, जो डायनामिक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से आयुष्मान भारत, तो सर उसमें आप ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते, यू शुड नो सम फैक्ट्स। तो सर ऐसे ही जो टॉपिक्स थे लाइक आयुष्मान भारत, मोटर व्हीकल एक्ट, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीज आर सम, स्वच्छ भारत मिशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एज अ सिटीजन भी आपको आने चाहिए, और आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल आने चाहिए। सर इसके लिए आई यूज टू गूगल द टॉपिक्स और प्रॉपर नोट्स बना लिए थे। उसके बाद एक बुक आती है बाय अरिहंत पब्लिकेशन, 151 एसेज बाय एस सी गुप्ता। सर उस बुक से सेलेक्टिव, क्योंकि उसमें 151 एसेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ जो इम्पॉर्टेंट जो लगे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है उन्हें ले लिया। सर इन सब का एक मैंने कॉपी बनाई थी नोट्स मेकिंग के लिए सर वो, और उसके बाद जब लास्ट के 10 डेज बचे थे तो मैंने वो सारे, क्योंकि फैक्ट्स मैं बार बार रिवाइज कर रहा था, तो मैंने फॉर सेम्बलेंस कि मैं लिख लूँगा, तो क्योंकि 250 वर्ड्स में इतने सारे आइडियाज़ को लिमिट करना बहुत बड़ा टास्क है, तो सर उसके लिए भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। तो एटलीस्ट आई विल सजेस्ट कि मैंने तो थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया था, अगर आप सर इस बार शायद साइमल्टेनियसली होने वाला है तो इट इज़ अ चैलेंज फॉर देम, जो बच्चे हैं, क्योंकि टियर 2 और टियर 3 साथ में गैप है, नहीं मिलेगा उनको, गैप बिल्कुल नहीं है, तो उन्हें अब तो टियर 2 की प्रिपरेशन के साथ में टियर 3 के लिए कुछ ना कुछ राइटिंग करना, अगर सर पहले से करते हैं तो यू विल हैव अ एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। राइट। एक चीज़ और अभिषेक, आपने जब टियर 3 में एस्से लिखा, लेटर लिखा, कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर आई थिंक मैंने सर कोटेशंस भी याद किए थे, तो अच्छे से लिखा भी, आई प्रेजेंटेड वेल, तो आई थिंक एटलीस्ट 60 मार्क्स, बिकॉज इट इज़ टियर 3 मार्क्स आर ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल। सर मेरा एक फ्रेंड था, उसके CHSL 17 में अराउंड 43 मार्क्स थे, एंड इन CGL 17 ही गॉट 63 मार्क्स। तो सर ये 20 मार्क्स लिखने वाला एक ही बंदा और उसमें इतना डिफरेंस आ गया, तो आई थिंक अगर 60 मार्क्स भी मिल जाते हैं देन इट इज़ गुड।
पूरी उम्मीद करता हूँ अभिषेक कि आपको 60 का 70 75 मिले और आप अपनी रैंक को और ऊपर लेके जाएं। अभिषेक, एक आखिरी मैसेज जो आप एस्पिरेंट को देना चाहेंगे, उनको जोश से भरिए ताकि वो डरे नहीं और एग्ज़ाम को अच्छे से निकालें। आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है 2 दोस्तों की। वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। उनमें से एक 8 साल का था और एक 12 साल का था। वो दोनों एक दिन खेलते खेलते दूर निकल गए। तो वो एक जो 12 साल का बच्चा था, उसे प्यास लगी तो वो एक कुएं के पास गया और वो कुएं में गिर गया। फिर जो 8 साल का बच्चा था, उसने दूर दूर तक देखा कि कोई मदद करने के लिए नहीं है। उसने ही एक रस्सी जो कुएं के पास पड़ी थी, उसने वो डाली और उससे 12 साल वाले से बोला कि भाई तू इसे पकड़ ले और ऊपर आ जा। फिर वो उसने उस 8 साल वाले बच्चे ने उसे खींचा और वो दोनों बाहर आ गए। जब वो बाहर आए तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब हम घर जाएंगे और अब हमें बहुत डांट पड़ने वाली है, क्योंकि शायद घर वाले मम्मी पापा डांटेंगे और अब हमें खेलने भी नहीं देंगे। जब वो घर जाते हैं तो उसका उलट होता है। उनके ऊपर सभी लोग हंस रहे होते हैं, बोलते तुम हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम 8 साल के हो, वो 12 साल का है, तुम उसे कैसे खींच सकते हो। लेकिन उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो उनकी बात पर विश्वास कर लेता है। तो फिर सारे लोग होते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग होते हैं और विश्वास कर लेते हैं, तो वो सब उनके पास जाते हैं। कहते हैं कि आप ये बताइए, ये 8 साल का है और वो 12 साल का है, वो उसे कैसे घसीट सकता है, वो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। तो उसने बोला कि वो बता तो रहा है, उसने रस्सी डाली और उसने पकड़ लिया और उसने खींच लिया। तो उन्होंने बोला कि तो फिर उन्होंने बताया कि सवाल ये नहीं है कि उसने ऐसा कैसे किया, सवाल ये होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर पाया। और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसे दूर दूर तक ये बताने वाला कोई नहीं था कि बेटा तू ये काम नहीं कर सकता। और कोई नहीं था का मतलब ये भी कि वो खुद भी नहीं। सो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आजकल यही कमी है कि हमारे अंदर से ही जब एक बाहर तो इतनी नेगेटिविटी है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे आपको 50 लोग आके बता देंगे कि भाई ये एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, तू नहीं कर पाएगा। तो और कभी अगर आपके अंदर से ये आ गया कि यार मैं नहीं कर सकता, तो इसी दीवार को तोड़ना है। और ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैंने ये काम किया है, आप भी ये काम कर सकते हो। सुपर ह्यूमन स्किल्स नहीं चाहिए, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। और आप कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ो, डरना नहीं, करना है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर स्टोरी जो है सारे एस्पिरेंट के साथ शेयर करी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और कहीं ना कहीं बीइंग डेफ टू अदर्स वाला एटीट्यूड उनका भी होगा कि वो ज़रूर करेंगे फॉर श्योर। और अभिषेक, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं फिर से कि आप इस शो में आए और आपने सारे एस्पिरेंट्स को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताकर उन्हें मोटिवेट भी किया और गाइड भी किया। थैंक यू सो मच। सर मैं भी आपका बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ, आपने मुझे बुलाया और जो मेरी आवाज़ है वो बाकी सारे मेरे भाई बहनों तक, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एप्ट्रिक्स का। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू सर।